नमस्कार, देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दृष्टिगत निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए बुधवार शाम चेन्नई पहुंच गए। चेन्नई में गुरुवार को आयोजित रोड शो के माध्यम से पर्यटन व कृषि के साथ ही अन्य क्षेत्रों के लिए भी निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा। इसके बाद 28 अक्टूबर को मुख्यमंत्री मुंबई में रोड शो करेंगे। आज चेन्नई में यहाँ पर रोड शो के माध्यम से और B2G मीटिंग के माध्यम से विभिन्न निवेशकों से और उद्योग समूह के लोगों से जो अलग अलग सेक्टरों में, कोई हॉस्पिटल के क्षेत्र में, हॉस्पिटलिटी के क्षेत्र में, हेल्थ और वेलनेस के क्षेत्र में, एजुकेशन की फील्ड में, इंडस्ट्री की फील्ड में और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के क्षेत्र में बहुत सारे उद्योग समूह के लोगों से आज मुलाकात हुई है। बहुत सारे हमने निवेशों पर करार भी यहाँ पर हुए हैं और आज शाम तक हमें उम्मीद है कि बड़ी संख्या में यहाँ से लोगों का रुझान बना है। एक अच्छा एटमॉस्फेयर चेन्नई के अंदर बन रहा है और हमें उम्मीद है कि जो हमारी 8 और 9 दिसंबर को जो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट देहरादून में होने जा रही है, यहाँ से भी बड़ी संख्या में लोग प्रतिभाग करेंगे और उत्तराखंड में इन्वेस्ट करेंगे, उत्तराखंड आएंगे और उत्तराखंड की सरकार हर प्रकार से सभी आने वाले जो हमारे इन्वेस्टर हैं, जो इंडस्ट्री के लोग हैं या जो भी वहां पर काम करना चाहते हैं, उन सभी के लिए अच्छी सुविधाएं देने का काम करेंगी। उनको हर प्रकार से आसानी हो, हर प्रकार से सहायता हो, वो सभी काम हम लोग पहले से भी कर रहे हैं। हमने जहां नीतियों को, नई पॉलिसीज को लाए हैं, वहीं बहुत सारी पॉलिसीज को हमने आज यहाँ आने से पहले उनको लिबरल भी किया है। एक अच्छा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चेन्नई दौरे पर हैं, जहां उन्होंने आज ट्रिप्लिकेन चेन्नई में स्थित भगवान विष्णु के अलौकिक अवतार पार्थ सारथी भगवान की पौराणिक मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। साथ ही साथ सभी प्रदेशवासियों की उन्नति और कुशल क्षेम के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। आपको बता दें कि पार्थ सारथी मंदिर में भगवान विष्णु के 4 अवतारों कृष्ण, राम, नरसिंह भगवान और वाराह की पूजा होती है। मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है और इसकी वास्तुकला अद्भुत है। तो चेन्नई के दौरे पर इस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। चेन्नई में रोड शो का भी आयोजन करेंगे, इन्वेस्टर समिट को लेकर बातचीत करेंगे। इसी बीच आज पार्थ सारथी मंदिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे, जहां उन्होंने पहुंचकर भगवान विष्णु के 4 अवतार की पूजा अर्चना की। मंदिर में पहुंचकर समय भी व्यतीत किया। आज हम लोग उत्तराखंड सरकार लगातार लोगों से संपर्क कर रही है और संवाद के लिए हमने दिल्ली में भी इसी प्रकार का समिट का आयोजन किया था। उसके बाद लंदन में, बर्मिंघम में, इंग्लैंड में और आबू धाबी और दुबई में, और आज हम यहाँ चेन्नई में आए हैं तो यहाँ भी लोगों से मिलेंगे। कल रात को भी बहुत सारे समूह के लोगों से, उद्योग क्षेत्र में काम करने वालों से मिले हैं और सभी ने उत्तराखंड में आने की बात कही है। आज दिन में सबसे बात होगी और हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ का जिस प्रकार से हमारा सांस्कृतिक परिवेश है वो हमारा मिला हुआ है, उत्तराखंड और तमिलनाडु दोनों, और निश्चित रूप से व्यापारिक जो निवेश है वो तमिलनाडु से भी वहाँ आएगा, क्योंकि वहाँ भगवान शंकर की जहाँ बाबा केदारनाथ वहाँ विराजते हैं, यहाँ रामेश्वरम है। चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं ने नया इतिहास बनाया है। बता दें कि पहली बार यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 50 लाख के पार पहुंच गया, जबकि अभी भी धामों के कपाट खुले हुए हैं। दीपावली के आसपास शीतकाल के दौरान ये कपाट बंद होंगे। तो 50 लाख के पार पहुंचा है उत्तराखंड में श्रद्धालुओं का आंकड़ा और ये अपने आप में एक कीर्तिमान है, जिसको लेकर अभी उत्तराखंड सरकार ने तमाम इंतजाम किए हैं। इसके अलावा भी चारों धामों के कपाट खुले, तो ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि श्रद्धालुओं का यह आंकड़ा और ऊपर पहुंचेगा। देखिए, हरीश रावत जी कुछ भी बयानबाजी करते हैं, मीडिया की सुर्खियों में बने रहने की आदत उनको हो गई है। उनको इस एक प्रकार का फोबिया हो गया है। तो हरीश रावत जी फोबियो ग्रसित नेता आप हो गए हैं
किस प्रकार से मीडिया में बने रहें, सोशल मीडिया में बने रहें, इस प्रकार की बयानबाजी करते रहते हैं। उत्तराखंड सरकार ने जिस प्रकार से चार धाम यात्रा को लेकर के एक्सरसाइज की थी, जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने, प्रशासन ने जिस प्रकार से वहाँ पर तैयारियाँ की थी, मैं ये कह सकता हूँ कि श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो इस बार बढ़ी है और आने वाले समय में हम और बेहतर यात्रा हो सके और बेहतर यात्रा को सुगम कर सकें। दूसरी बात यह है, निरंतर बढ़ेगा यहाँ टूरिस्ट का फ्लो जो है, मगर आप उसके लिए कितने तैयार हैं? जिस तरीके से यहाँ हरिद्वार से ऋषिकेश और मसूरी आने के लिए लोग हाँफ जा रहे हैं, देहरादून से मसूरी जाने के लिए, जिस तरीके से हल्द्वानी से नैनीताल और आगे जाने के लिए लोग हाँफ जा रहे हैं, जिस तरीके की स्थितियां हैं वो चिंताजनक है। आपसे तो जो है देहरादून का ट्रैफिक नहीं संभल रहा है, तो आप इस राज्य के अंदर चार धाम यात्रा, दूसरी चीजों के सुचारू रूप से संचालन का तो आपसे उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद पूरे उत्तराखंड के अंदर बीजेपी और प्रदेश सरकार के द्वारा जश्न का माहौल है। बता दें कि हल्द्वानी में जहां इस खुशी में बीजेपी के कुमाऊं संभाग कार्यालय में जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी, तो वहीं सभी प्रयासों से जामरानी बांध का निर्माण जल्द शुरू हो जाएगा। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विकास भगत ने कहा कि लंबे समय से लाखों लोगों को पेयजल और सिंचाई के संकट को दूर करने वाली जामरानी बांध परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिली है, जिसका काम जल्द शुरू हो जाएगा। तो जामरानी बांध परियोजना को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद जहां स्थानीय लोगों को इसका पूरा लाभ मिलेगा, वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी खुशी की लहर है। लंबे समय से इसको लेकर प्रयास किया जा रहा था और ऐसे में 2024 के चुनाव भी नजदीक है। बीजेपी कार्यकर्ता इस फैसले से बेहद गदगद नजर आ रहे हैं। जी के विशेष रूप से हम आभार व्यक्त करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का यह भागीरथ प्रयास है कि जमरानी बांध योजना को उन्होंने मंजूरी दिलाई है। दशकों से यह मांग थी कि जमरानी बांध को बनाया जाए, क्योंकि लगातार जो भूगर्भीय जल था उसका वाटर लेवल जो हमारा था वो लगातार गिर रहा था। यहाँ पेयजल का संकट लगातार होता जा रहा था। अब जमरानी बांध बन जाने से पेयजल के संकट को हमें निजात मिलेगी। साथ ही साथ जो किसानों के लिए सिंचाई की बहुत बड़ी समस्या हो गई थी, अब वह समस्या समाप्त होगी। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह भी कहा है कि 5 साल के अंदर इस बांध को बना लिया जाए। सबके लिए ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है। कल विजयादशमी का पर्व हम सब लोगों ने मनाया है, नवरात्र के पूरे उत्सव हमने मनाए हैं। विजयादशमी का पर्व पूर्ण होते ही जिस प्रकार से मोदी जी ने पूरे कुमाऊं के लिए और विशेषकर हल्द्वानी क्षेत्र के लिए, जो हल्द्वानी क्षेत्र कुमाऊं का प्रवेश द्वार है, उसके विकास को पंख लगाने के लिए जो बहुप्रतीक्षित लंबे समय से जो परियोजना जमरानी बांध की परियोजना लंबित थी, उसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है। एक बहुप्रतीक्षित और एक ऐतिहासिक निर्णय आज के दिन इस क्षेत्र के लिए लिया है और लगातार जो लंबे समय से हमारी प्रतीक्षा थी, आज ये लगा ऐसा जोश पूरे क्षेत्र में फैला है। और ये इसके साथ साथ एक बहुत सुंदर जो अभी प्रेस के माध्यम से सूचना आई कि इसको त्वरित योजना में लिया गया है, तो 5 वर्ष के भीतर ही शीघ्रतः इसका कार्य भी पूर्ण होगा। और इसके साथ साथ ही पूरे क्षेत्र को, उसमें उन्होंने खासकर हल्द्वानी का नाम लिया, इस पूरे क्षेत्र को लाइट की सुविधा, पानी की सुविधा, सिंचाई की सुविधा से लेकर के पर्यटन से लेकर के तमाम विकास के नए आयाम की ओर को हम लोग बढ़ेंगे। निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना इस क्षेत्र के लिए साबित होगी। पुलिस लाइन देहरादून में ब्रीफिंग का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने अधिकारियों और कर्मचारियों को इस दौरान ब्रीफ किया। साथ ही ब्रीफिंग में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के प्रस्तावित जनपद भ्रमण कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा में नियुक्त किए गए समस्त पुलिस बल को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। ब्रीफिंग के दौरान कार्यक्रम में किए गए सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के निर्देश भी दिए गए। तो देहरादून में पुलिस अधिकारियों की ब्रीफिंग ली गई। उपराष्ट्रपति का इस समय उत्तराखंड का दौरा चल रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उत्तराखंड पहुंचे हैं। ऐसे में एसएसपी अजय ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए
और सभी जरूरी इंतजामात के साथ ही साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि सपा के कार्यकर्ता उत्तराखंड में पार्टी को और मजबूत करेंगे और जमीन तक पहुंचने का काम करें। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार उत्तराखंड की सड़कें हैं, लैंडस्लाइड होती है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि यहां की सरकार सड़कों पर ध्यान नहीं दे रही। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आने वाली सरकार इस बात का ध्यान रखे कि पहाड़ कैसे सुरक्षित रहें। विकास अपनी जगह है, लेकिन अगर पहाड़ी गिरने लगे तो विकास किस काम का। उत्तराखंड की एसटीएफ ने स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन सतारगंज में एक मकान में नकली दवाइयां बनाने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान एसटीएफ ने मौके से नकली दवाइयां सहित कुछ मशीनों को भी बरामद किया है। इस दौरान एसटीएफ ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की शुरुआत की है। तो लाखों रुपए की नकली दवाइयां बरामद की गई हैं। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर जांच के दौरान नकली दवाइयों के साथ ही साथ इस पूरे गैंग का पर्दाफाश किया गया, जो लंबे समय से नकली दवाइयां बनाकर मार्केट में ये दवाइयां पहुंचा रहा था। स्वास्थ्य विभाग के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद ये कामयाबी उत्तराखंड एसटीएफ को मिली है। भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल का आज उद्घाटन किया गया। आपको बता दें, बतौर मुख्य अतिथि सचिव आयुष शिक्षा उत्तराखंड शासन डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही उन्होंने बटन दबाकर उद्घाटन किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए सचिव पंकज कुमार पांडे ने जानकारी दी, इस पोर्टल के माध्यम से कहीं न कहीं झोला छाप डॉक्टरों पर नकेल कसी जा सकती है। आपको बता दें कि इस पोर्टल की मदद से प्रदेश के डॉक्टर अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। वहीं वेरिफिकेशन होने के बाद उनके सभी डॉक्यूमेंट्स पोर्टल पर भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता आएगी। कौन झोला छाप डॉक्टर है और कौन नहीं, इस बात की पूरी जानकारी वहां पर मौजूद सभी लोगों को, साथ ही साथ स्थानीय लोगों को और खासतौर से मरीजों को हो पाएगी। देखिए, रजिस्ट्रेशन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे कौन सही डॉक्टर है, कौन सही डॉक्टर नहीं है, किसके पास सही डिग्री है, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन सिस्टम में आ जाएंगी। दूसरा, क्योंकि पहाड़ी प्रदेश है तो बहुत अभी तो क्या फिजिकली लोगों को यहाँ आना पड़ता था, पहले एक बार आएंगे, फिर सबमिट करेंगे, फिर वापस जाएंगे, फिर आएंगे। तो इसमें ये सिस्टम हो गया है कि एक ऑनलाइन आप अप्लाई कर लेंगे, फीस भी ऑनलाइन दे देंगे, उसके बाद कोई डेट फिक्स की जाएगी, उस दिन आप सीधे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आइए, दिखवाइए और फाइनल कर दीजिए। 24 अक्टूबर की आधी रात से हरिद्वार से बहने वाली गंग नहर को वार्षिक बंदी के चलते बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि गंगा बंदी के दौरान गंग नहर की साफ सफाई और मरम्मत कार्य किए जाएंगे, लेकिन वहीं देश विदेश से हरिद्वार हर की पैड़ी गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं और तीर्थ पुरोहितों से इस गंग नहर बंदी के चलते काफी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, गंगा नहर में ऊपरी क्षेत्र में हर साल वार्षिकी तौर पर गंगा नहर बंदी की जाती है, जिसमें स्थानीय घाटों के साथ ही साथ नदी की मरम्मत का भी कार्य किया जाता है। लेकिन हर की पैड़ी पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं में इस खबर से नाराजगी है। उनका कहना है कि इस बात की जानकारी ना होने से वो यहाँ पर गंगा स्नान के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनके कार्यक्रम यहाँ पर पूरी तरह से संपन्न नहीं हो पा रहे हैं। तराई पश्चिम वन रामनगर के अंतर्गत आने वाले ऊधम सिंह नगर के बाजपुर क्षेत्र से विभाग को लगातार अवैध लकड़ी की सूचना मिल रही थी। साथ ही साथ लगातार मिल रही शिकायतों के बाद आज तराई पश्चिमी वन प्रभाग के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्या के निर्देशन में कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि डीएफओ ने कार्रवाई करते हुए 60 ट्रॉलियां अवैध लकड़ियों को बरामद किया है।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को देर रात जॉली ग्रांट हिमालयन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि बीते दिन हरीश रावत की कार काशीपुर में डिवाइडर से टकरा गई थी, जिसके कारण उनके सीने की 2 पसली में माइनर फ्रैक्चर हो गया। फिलहाल डॉक्टर ने हरीश रावत को 20 दिन के लिए बेड रेस्ट करने की सलाह दी है। तो आपको बता दें कि एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया था, लेकिन कुछ समय के बाद छुट्टी दे दी गई थी। अब इस पूरे मामले में एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि उनके पसलियों में फ्रैक्चर की शिकायत सामने आई है, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। डॉक्टरों ने उन्हें 1 महीने बेड रेस्ट करने की सलाह दी है। चुनाव नजदीक आते ही सरकार की तरफ से ये दावा जरूर किया जाता है कि यूपी के साथ ही साथ उसकी परिसंपत्तियों के बंटवारे का विवाद सुलझा लिया गया है। बता दें कि साल 2000 में यूपी से अलग होने के बाद दोनों राज्यों के बीच संपत्तियों का बंटवारा होना था। वैसे ये बंटवारा उतना मुश्किल नहीं था जितना बन गया। ये ठीक से लागू इसलिए नहीं हो सका क्योंकि इसके लिए जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत थी वो अभी तक देखी नहीं गई। तो वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पर चर्चाएं शुरू हुई थी, लेकिन सहमति भी बन गई थी। मुझे याद है जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे और उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार थी, उस समय तमाम उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के जितने महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पर चर्चा भी हुई थी और सहमति भी बन गई थी। रामनगर विकासखंड के ग्राम मालघन चौड़ रोड में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के हाल बदहाल हैं, जिसको लेकर महिला एकता मंच के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि इस दौरान स्वास्थ्य केंद्र के मानक आधार पर नहीं है, ना तो डॉक्टर्स हैं, ना ही स्टाफ नर्सों की तैनाती की गई है। राजनीतिक पार्टियां सिर्फ इस क्षेत्र को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर जनता को लूटने का काम कर रही हैं। साथ ही साथ चेतावनी देते हुए मांग की गई कि जल्द ही इमरजेंसी सेवाएं शुरू ना होने पर 29 अक्टूबर को मालगंज चौड़ क्षेत्र में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही सीएमओ का घेराव किया जाएगा। तो रामनगर में अधिकारियों को महिला मंच के द्वारा चेतावनी दी गई है। उनका साफ कहना है कि यदि इमरजेंसी सेवाओं के साथ ही साथ स्वास्थ्य से जुड़ी सभी सेवाओं को सुचारू रूप से लागू नहीं किया गया और मरीजों को राहत नहीं दी गई तो आने वाले समय में वो धरना प्रदर्शन कर इस मांग को आगे बढ़ाने का काम करेंगी। रानीपोखरी से नरेंद्र नगर जाने वाले मार्ग की पहाड़ी पर सिद्धपीठ माता मन इच्छा देवी मंदिर स्थित है। यहाँ पर माता पिंडी के रूप में विराजमान है और सभी भक्तों की मन की इच्छा पूर्ण करती हैं। रानीपोखरी, डांडी, बड़कोट आदि क्षेत्र की कुलदेवी के रूप में माता की पूजा होती है। वहीं यहाँ की पहाड़ियों से निकलने वाला जल काफी शुद्ध और पवित्र माना जाता है। भक्तगण यहाँ के जल को गंगा जल के रूप में घर ले जाते हैं। बता दें कि मंदिर के पास स्थित भैरव गुफा में निकलने वाली जल की भी अनोखी कहानी है। वहीं इस मंदिर परिसर में सैकड़ों साल पुराना बड़ का पेड़ लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। ऐसी मान्यता है कि जब कोई भी श्रद्धालु सच्चे मन से कोई इच्छा मां के सामने रखकर पेड़ पर कलावा बांधता है तो उसकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होती हैं। तो डोईवाला से ये मंदिर के दर्शन आप देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मन इच्छा देवी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते जाते हैं। साथ ही साथ आसपास के क्षेत्रों की कुल देवी इन्हें माना जाता है। भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और साथ ही साथ मंदिर में आके पूजा अर्चना करते हैं। डोईवाला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहन चेकिंग के दौरान मणिमाई मंदिर के पास एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस को 7.11 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। तो पुलिस ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की और इसके बाद
स्मैक तस्कर के साथ 7.11 ग्राम स्मैक भी बरामद किया गया है। दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब आगे मामले में जांच की जा रही है। देहरादून के विकास नगर पुलिस ने ओवरलोडिंग के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 4 डंपरों को सीज किया है। वहीं 5 डंपरों के चालान काटे गए हैं। 2 डंपरों में अवैध धूल बजरी डस्ट की शिकायत खनन विभाग के पास भेजी गई है, जिस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। देहरादून हरिद्वार बाईपास रोड पर देर रात 11 बजे एक युवक को कुछ अज्ञात लोगों ने बेरहमी से पीटा, जिसके बाद वो बेहोश हो गया, जिसके बाद आरोपी फरार हो गए। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस सीसीटीवी कैमरों को खंगालकर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि यही देहरादून में एक युवक को बदमाशों ने बेरहमी से पीटा है, जिसके बाद बेहोश होने तक बेरहमी से पिटाई की गई। पुलिस को जब इस मामले की जानकारी मिली तो पुलिस युवक के पास पहुंची है और इसके बाद मामले में आगे की कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों का मामला बेहद संवेदनशील है, जिसमें आरक्षण को लेकर कई बार सियासी दल राजनीति करते हुए भी नजर आए हैं। लेकिन इस बार राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण का मामला सत्ता पक्ष के लिए चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष के लिए इस बार ये मुद्दा बड़ा इसलिए भी है क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है, जिसमें आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। इसलिए समय रहते हुए सरकार को इस मामले पर कोई फैसला लेना होगा। राज्य आंदोलनकारी लगातार सरकार से आरक्षण लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से गठित समिति इस पूरे मामले पर सुस्त चाल से आगे बढ़ रही है, जिस पर राज्य आंदोलनकारी उग्र प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। वैसे तो सत्ता पक्ष की तरफ से भले ही पिछली विधानसभा सत्र में इस आरक्षण विधेयक को मंजूरी देने का काम किया गया था, लेकिन विपक्ष और कई विधायकों की तरफ से सवाल उठाए जाने पर सत्ता पक्ष ने इसे प्रवर समिति को सौंप दिया, जिसमें 15 दिन के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। लेकिन 15 दिन के बाद सरकार ने इस विषय पर प्रवर समिति का कार्यकाल 1 महीने और बढ़ाया और अब 1 महीने बाद फिर समिति को 2 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया। आपको बता दें कि आरक्षण के इस मामले पर पूर्व में भी कई सरकारों को राज्य आंदोलनकारियों के विरोध का सामना करना पड़ा था। इसलिए आरक्षण के इस विषय पर धार्मिक सरकार फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है। मंशा साफ नजर आ रही है कि घड़ियाली आंसू में और प्रैक्टिकली दोनों में बहुत अंतर है। लगातार जिस प्रकार से जो है राज्य आंदोलनकारी उपेक्षा, शहीद आंदोलनकारी की उपेक्षा ये हो रही है, और मुझे लगता है कि इससे बड़ा 10 साल से पुनर्बहाली की मांग को लेकर यहाँ पे राज्य आंदोलनकारी संघर्ष कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवाज घिराव कर रहे हैं। या तो मुख्यमंत्री अपनी मंशा स्पष्ट करें, और सबसे बड़ी बात यह है कि हजारों करोड़ों लाखों रुपए का इसमें पूरा प्रचार हो गया है कि राज्य आंदोलन को 10% आरक्षण दिया गया है। राज्य आंदोलनकारी को क्षैतिज आरक्षण देने के मामले पर विपक्ष जहां राज्य आंदोलनकारी के पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी अपनी सरकार का बचाव कर राज्य आंदोलनकारियों को संयम रखने की सलाह दे रहा है। यानी इस मुद्दे पर सियासत भी हो रही है। वो लोग जिन्होंने इस राज्य के लिए सर्वस्व अपना बलिदान कर दिया, इस राज्य के लिए अपनी पूरी जवानी खपा दी, उनको क्षैतिज आरक्षण वो भी 10% देने के लिए इतनी ऊहापोह की स्थिति, जो प्रवर समिति इतनी कंफ्यूज्ड हो, जिसको यही पता ना हो कि हम 1 महीने में रिपोर्ट तैयार कर लेंगे या हमें 2 महीना लगेगा, तो उसकी रिपोर्ट आ भी जाएगी तो वो क्या भला करेगी। तो मामला सीधे साफ है कि चुनाव का इंतजार हो रहा है, मामले को फिर से लटकाने भटकाने और अटकाने का प्रयास हो रहा है। देखिए, जो राज्य आंदोलनकारियों का विषय है निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण विषय है।
सरकार ने कमिटमेंट भी व्यक्त किया है। कैबिनेट की बैठक में भी मुख्यमंत्री जी ने राज्यवासियों को विश्वास दिलाया है कि उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारियों और उनके परिवार के लोगों को जो क्षेत्रीय आरक्षण देने का विषय है उस पर सहमति व्यक्त करी है। विधानसभा में भी इसको ध्वनि परिषद से पारित किया गया है, पर्वत समिति को सौंपा गया है और पर्वत समिति ने अब उसको टेक्निकली रूप से कुछ उसको दिक्कतें हैं उसको सुधार करने के लिए उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारी और उनको मिलने वाले क्षैतिज आरक्षण का मुद्दा हमेशा से ही सियासी दलों के लिए चुनावी मुद्दा रहा है, लेकिन अब धामी सरकार से उम्मीद लगाए राज्य आंदोलनकारी सरकार के मंत्रियों से खासे नाराज दिख रहे हैं, जिनकी तरफ से इस मामले पर लापरवाही बरतने और ढुलमुल रवैया अपनाने का काम किया जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार समय रहते अगर कोई उचित फैसला नहीं लेती है तो फिर आने वाले दिनों में सरकार के लिए राज्य आंदोलनकारी को मनाना भी बड़ी चुनौती बन सकता है। देहरादून से अभय कैतुरा की रिपोर्ट। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।